Good morning, would be doctors. How is the Jewish? Good. So, would be doctors, आज आपके शेड्यूल का फर्स्ट टेस्ट है. आज आपने करना है 2 से 5 आपने टेस्ट जरूर करना है. टेस्ट का सिलेबस पता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह होगी. So, would be doctors, good luck. would be doctors, देखिए मैंने आपको कहा था कि समय समय पर स्वामी विवेकानंद जी की कोटेशंस को देखते रहिए. तो एक कोटेशन मैं आपको बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की. स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती. सो वुड बी डॉक्टर्स, बहुत अच्छी तरह आपने टेस्ट करना है. टेस्ट करने का मैंने आपको मेथड भी कहा. 2 बजे सही आपने टेस्ट शुरू करना है और सही 3 आवर्स में आपने अपना टेस्ट को ख़त्म करना है. और जो टेस्ट करने का स्टाइल है वही आपने जैसे पहले बायोलॉजी का पेपर करते हो, फिर केमिस्ट्री का करते हो, फिर फिजिक्स का करते हो. और जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो क्या है, जो भी मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको एक बार सर्कल लगाते जाइए और कोशिश कीजिए कि 2 आवर्स में आपने पेपर ख़त्म कर लेना है. और 2 आवर्स के बाद अगर सपोज करो आपका 80% पेपर हो जाता है और उसके बाद आपने जितने भी सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह एक बार फिर ट्राई करना है. और फाइनली आपने 2.5 आवर तक सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है. फिर आपने 15-20 मिनट आराम से एक एक क्वेश्चन को देखकर रिवाइज कर OMR शीट भरते जाना है. तो ये टेस्ट है आपका. 5 बजे टेस्ट जैसे ही खत्म होता है आपका, आपने टेस्ट को अच्छी तरह चेक करना है. सॉल्यूशन आपके पास है टेस्ट के. जो गलत क्वेश्चन हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर. और फिर आपने क्या करना है कि जितने भी गलत क्वेश्चंस हैं, जितना अगर अब आपने क्या करना है, 3 घंटे आपने अगर टेस्ट के ऊपर लगाए, अटेम्प्ट करने में लगाए हैं तो 3 घंटे और मिनिमम 3 to 5 आवर्स आपने इसकी डिस्कशन के ऊपर लगाने हैं. खुद आपने अपने आप डिस्कशन करनी है इसकी. पहले तो जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, अनअटेम्प्टेड हुए हैं, उनको आपने एक बार फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ठीक करने की कोशिश करना है. अगर आपके पास 50-70% फिर पेपर आपके पास गलत क्वेश्चन आपके फिर एक बार ठीक हो जाते हैं, तो बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने मेरे को व्हाट्सएप कर देने हैं. सबके सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, उनको आपने अच्छी तरह देख लेना है. सो दिस इज द वे टू डू द टेस्ट. और आज अपने अपना टेस्ट ख़त्म करके उसकी चेकिंग करके सब कुछ करके उसके मार्क्स वगैरह लेके अपनी सारी प्रॉब्लम देखकर फिर कल से फिर आपने अपने नए टेस्ट की तैयारी के लिए लग जाना है. सो वुड बी डॉक्टर्स, दिस इज माय 33rd लेक्चर्स ऑफ दिस फिजिक्स क्रैश कोर्स. तो लास्ट लेक्चर में हमने वेव मोशन का डॉपलर इफेक्ट आपके साथ डिस्कस किया था. क्या कहा था कि whensoever the source of sound and listener they are in relative motion, in that case frequency of the sound is changed. क्या कहा था कि when source of sound and listener they are moving towards each other, in that case apparent frequency of the sound becomes f prime is equal to, क्या कहा था, that is v plus minus vm plus vl whole divided by v plus minus vm minus vs whole multiplied by f. v here, v is the velocity of sound, vm is the velocity of medium, vl is the velocity of listener and vs is the velocity of source of sound. अगर मीडियम रेस्ट के ऊपर है तो दिस फार्मूला बिकम्स v plus vl divided by v minus vs into f. That is the apparent frequency of the apparent frequency received by the listener. तो हेयर f प्राइम इज ग्रेटर देन f. तो मैंने इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे. अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, लिसनर क्या है,
रेस्ट के ऊपर है, तब एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। हेयर एफ प्राइम क्या होगा, ग्रेटर देन एफ होगा। और इस केस में कहा था कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, वेवलेंथ विल नॉट। दिस इज ओनली द केस व्हेन लिसनर इज एट रेस्ट, ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज, wavelength of the sound will not change. Clear? And after that I have taken the case कि अगर listener is moving away from the source of sound, तब apparent frequency f prime क्या बन जाती है, that is equal to v upon v plus vs into f. Here f prime is क्या होगा, that is lesser than f होगा। थर्ड केस मैंने डिस्कस किया था कि when listener source of sound is at rest, लिसनर इज मूविंग, तो उस केस में एफ प्राइम क्या बन जाएगी, v प्लस वी एल डिवाइड बाई v इंटू एफ। नेक्स्ट केस डिस्कस किया था कि अगर आपके पास लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, तब एफ प्राइम क्या बन जाएगी, v माइनस वी एल डिवाइड बाई v इंटू एफ। नेक्स्ट आपके पास केस किया था कि बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स राइट। ये डिफरेंट केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, लेकिन बेसिक फार्मूला एक ही है, उसमें आपने सिंपल साइन को चेंज करना है, बाकी सभी फार्मूले उसी से डेराइव हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने किया था कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट के ऊपर है, लिसनर पहले अप्रोच करता है फिर उसे रिसीव करता है, इन दैट केस डिफरेंस ऑफ द frequency of the sound received by the listener will be equal to twice of v into vl divided by twice of vl into f divided by v, where vl is the velocity of listener, f is the actual frequency, v is the velocity of sound. Reverse is also true, अगर listener is at rest और source of sound पहले उसे approach करता है फिर receive करता है, in that case अगर सोर्स ऑफ साउंड की वेलोसिटी जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इन दैट केस डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द लिसनर क्या थी, 2 into vs into f divided by v, where vs is the velocity of the sound. Next we have principle of superposition of waves. What is this principle of superposition of waves? क्या कहा था, if there are two waves which are traveling in the same medium having same frequency and can have different amplitude and having some phase difference superimposed on each other, in that case what happens कि displacement of the resultant wave is equal to क्या हो गया उस केस में, that is equal to the vector sum of their individual displacement. Means when number of waves traveling in the same medium superimpose on each other, in that case displacement of the resultant wave is equal to the vector sum of their individual waves. तो क्या है कि when different waves superimpose different types of phenomena take place, जैसे इंटरफेरेंस हो सकती है, सेकंड क्या है आपके पास स्टेशनरी वेव बन सकती हैं, थर्ड आपके पास बीट्स बन सकती हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस इंटरफेरेंस। व्हाट इज दिस इंटरफेरेंस? व्हेन देयर आर टू वेव्स ऑफ same frequency traveling in same frequency, same velocity, traveling in the same medium, in the same direction, in that case if they are superimposing on each other, in that case these two waves will redistribute their energies, and this redistribution of their energies is called interference. At some points their energy become maximum, that is called constructive interference. In case of sound, in constructive interference no sound is heard. In case of light, in case of sound, in constructive interference loud sound is heard. In case of light, here bright fringes are formed, and in constructive interference amplitude of the resultant wave become maximum, and at some points what happens, energy become minimum, that is called destructive interference. In destructive interference, in case of sound no sound is heard. In case of light no dark fringes are formed, and amplitude of the resultant wave become minimum. Suppose we are having two waves, one is y1, that is equal to its displacement is a1 sine omega t minus kx, and another wave is
y2 is equal to a2 sin omega t minus kx plus phi. Now these are the two waves which are interfering. Their amplitudes are a1 and a2 and the phase difference is phi. When these two waves superimpose, what happens? The resultant wave becomes y is equal to a sin omega t minus kx plus phi. What is here a? A is the amplitude of the resultant wave, and this amplitude of this resultant wave a is equal to क्या है? This is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi raised power 1 by 2. As I told you, intensity is directly proportional to amplitude square. So here intensity of the resultant wave is I is equal to I1 plus I2 plus twice of under root of I1 I2 cos phi. This is the intensity of the resultant wave. This is the amplitude of the resultant wave and this is the intensity of the resultant wave, the two waves which are interfering. Now in case of constructive interference, this is very important point. क्या कहा है? In case of constructive interference, amplitude of the resultant wave become maximum. तो maximum means cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी. Cos phi should be +1. It means that phase difference जो कितना होना चाहिए? That should be equal to 2n pi. Means for 0, 2 pi, 4 pi. This is very important for multiple choice question. कि अगर आपके पास 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, because here n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. For this phase difference, the amplitude of the resultant wave will be maximum, and this is the condition for constructive interference. अगर आपके पास phase difference 2 pi है, तो मैंने आपके पास एक रिजल्ट बताया था. What is the result between the relation between the phase difference and path difference? क्या होता है? Delta x is equal to lambda upon 2 pi into delta phi. Here delta phi is 2n pi. So path, this is the phase difference. So path difference कितना आ जाएगा? For constructive interference, that is n lambda, means 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda. अगर ये पाथ डिफरेंसेस हैं तो आपके पास क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. एंड फॉर दिस पाथ डिफरेंस, फॉर दिस फेज डिफरेंस, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिकम्स, और एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा. व्हाट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? दिस बिकम्स a1 प्लस a2 हो जाएगा. और I मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट I1 plus under root I2 whole square. This is the maximum intensity. Now for destructive interference, आपके पास this cos phi amplitude should be minimum. This amplitude will be minimum when cos phi is minimum. Minimum value of cos phi is -1. Means उस समय क्या है? Phase difference आपके पास कितना आ जाएगा? That will be n pi. Means क्या आ जाएगा? फेज डिफरेंस हियर n इज इक्वल टू, सॉरी, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? दैट इज 2n plus 1 pi, 2n plus 1 pi. मीन्स हियर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है. तो आपके पास फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या होनी चाहिए? पाई, 3 pi, 5 pi, 7 pi एंड सो ऑन. अगर आपके पास ये फेज डिफरेंसेस हैं तो आप यू आर गेटिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? दिस पाथ डिफरेंस विल बी 2n plus 1 lambda by 2 means 0, means lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 and so on. In path differences के लिए these are the value of path differences for destructive interference. और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? दैट इज a1 माइनस a2 आ जाएगा. और मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? दैट इज अंडर रूट ऑफ I1
minus under root of I2 whole square. So this is about the interference, and this is the result for phase difference, path difference, and maximum value of amplitude and maximum value of intensity for constructive interference, and this is the value of path difference, phase difference, minimum amplitude and minimum intensity for destructive interference. So सभी रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है कि रिजल्टेंट वेव का इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या होंगे, फेज डिफरेंस क्या होंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए आपके पास मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, आपके पास फेज डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिजल्ट्स हैं, तो इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो व्हाट इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन कहता है टू स्लिट्स इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशियो ऑफ 1:25। कहता है डिड्यूस द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। याद रखिए कि बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास स्लिट की विड्थ की रेशियो होती है वही क्या होती है, इंटेंसिटी की रेशियो होती है। वही क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी की दो वेव्स सुपर इम्पोज कर रही है उनकी इंटेंसिटी की रेशियो होती है। नाउ व्हाट इट इज गिवन कि उनकी विड्थ की रेशियो क्या दी हुई है, देयर विड्थ रेशियो इज W1:W2 that is given 1:25. So correspondingly you can see intensity ratio will be 1:25. अगर इंटेंसिटी रेशियो 1:25 है तो वी विल से कि एम्पलीट्यूड की रेशियो क्या होगी, A1/A2 क्या होगी, दिस विल बी 1:5, क्योंकि A1/A2 क्या होता है, I1/I2 क्या होता है, A1/A2²। देयरफॉर A1/A2 1:5 होगी। निकालना क्या हमने, I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा की रेशियो निकालनी है। I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा ये क्या होता है, A1 + A2 डिवाइड बाय A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1:5 + 1 डिवाइड बाय 1:5 - 1 होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम्स 36/16 और दिस इज बिकम 9:4 बन जाएगी। मैक्सिमा अपॉन मिनिमा इंटेंसिटी की रेशियो क्या आएगी, दिस विल बी 9:4। क्लियर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट द पॉइंट 1/4 डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर क्या होती है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। सेंटर के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो मीन्स इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके अगर होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी I1 + I2 + twice of under root of I1 × I2 होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी दिस वन। अब हमारे पास दोनों जो दो वेव्स हैं इंटरफेयर कर रही हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो इट मींस दैट आपके पास ये क्या बन जाएगा, when there are two waves which are interfering having equal intensities, तो maximum intensity क्या हो जाएगी, that is equal to 4I। clear। और we can say this is equal to 4A²। और दूसरा क्या पूछा है कि किसके साथ इसकी रेशियो निकालनी है, कि जहां पे वेव जो सुपर इम्पोज कर रही है उसका डिस्टेंस कितना है, 1/4 डिस्टेंस है, मतलब λ/4 डिस्टेंस है। तो λ/4 डिस्टेंस के लिए पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू 2π इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज लैम्डा बाय सॉरी दिस इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है आपके पास, that is λ/4 2π/λ into λ/4. So this becomes lambda will be cancelled with lambda, so this becomes
पाई बाय 2। तो व्हेन द फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, उस समय में इंटेंसिटी क्या आएगी, I प्लस ट्वाइस ऑफ I cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 क्या होगा, 0 होगा, ये सारा फैक्टर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 2I और दिस इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो हमने रेशियो निकालनी है, I मैक्स अपॉन I की रेशियो निकालनी है। तो ये रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगी, 2:1 आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इट वाज आस्क्ड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द टू इंटेंसिटी एट द पॉइंट which is one point is at the center, another point is at a distance of 1/4 distance के ऊपर है। तो 1/4 डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या कर दिया, फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कंसीडर द इंटरफेरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I, obtain intensities at the points where the phase difference is pi by 2 and pi। देखो पाई बाय 2 के लिए आपके पास इंटेंसिटी क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 2I। पाई के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, कितनी होगी, दैट विल बी 0। तो पाई फेज डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, 0, और पाई बाय 2 के लिए आपके पास इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4I। क्लियर। बट हियर क्या है आपके पास, इट इज द केस व्हेन intensities of the two waves are equal, but here intensities what given, intensities are given I and 4I। तो pi by 2 के लिए क्या आ जाएगा, I plus 4I plus 2 into I into अंडर रूट ऑफ 4 into cos pi by 2, ये सारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो pi by 2 के लिए क्या आ जाएगा, 5I आ जाएगा, और pi के लिए क्या आ जाएगा, I plus 4I plus 2 into अंडर रूट ऑफ I into 4I into cos pi क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 5pi minus 4I, तो दैट बिकम्स I। तो पाई फेज डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी विल बी I एंड पाई बाय 2 फेज डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी विल बी 5I when the phase differences are when the intensities of each waves are I and 4I। clear। Next question is also very important। क्या था, two coherent sources light of intensity ratio beta, intensity ratio दी हुई है beta, interference prove that हमने कैलकुलेट करनी है। what we have to calculate, we have to calculate the I maxima। ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। I maxima minus I minima divided by I maxima minus I minima divided by I maxima plus I minima, ये हमने कैलकुलेट करना है। और आपके पास दिया क्या हुआ है, आपके पास इंटेंसिटीज की रेशियो दी हुई है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज, I1 by I2 क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन बीटा। अब देखिए I मैक्सिमा किसके बराबर होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। I मिनिमा क्या होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 4A1 A2, और नीचे क्या बन जाएगा, ये A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। This 2 will be cancel out this 2, so this becomes 2 divided by क्या बन जाएगा, this is become A1 by A2 प्लस क्या बन जाएगा, A2 by A1। क्लियर। सो A1 by A2 क्या दिया हुआ है, that is given root beta, तो this becomes 2 divided by root beta plus 1 by root beta, तो this becomes twice of root beta upon beta plus 1 बन जाएगा। 2 root beta divided by 1 plus beta, this is
रिमेंबर बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल ये पूछने की बजाय आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इट इज आस्क्ड व्हाट इज द फ्रिंज विजिबिलिटी। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फ्रिंज विजिबिलिटी, इसे हम फ्रिंज विजिबिलिटी भी कहते हैं। और आप इसे याद रखिए, दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 होता है। और याद रखिए कि फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है, a1 a2 डिवाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होती है। क्लियर? सो these are some questions which are based upon two waves when interfering, the resultant intensity of the resultant wave। आपके पास कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। तो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो क्या होगी, और या रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास केस है इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। व्हाट इज द स्टेशनरी वेव्स? आपके पास स्टेशनरी वेव्स क्या हैं कि whensoever two waves having same amplitude है, सेम वेलोसिटी है, सेम फ्रीक्वेंसी है, बट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, और ऐसी दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, तो क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर रिजल्टेंट वेव का आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनका एम्पलीट्यूड क्या है, मिनिमम हो जाता है। और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम से कंटिन्यूसली डिस्टेंस के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। मींस ऐसी वेव्स में जहां पे आपके पास मैक्सिमम हो जाता है उसे हम नोड्स कहते हैं, दोज पॉइंट नोड्स आर फॉर्म, और जहां पे उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स आर फॉर्म। Means when these two waves which are traveling in opposite direction superimpose on each other, तो आपके पास क्या होती है, nodes and anti nodes are formed, and that is called formation of stationary wave। Suppose आपके पास एक वेव क्या है, y1 that is equal to a sin omega t minus kx है। This is a one wave, it is traveling in this direction, and what happens, ये आपके पास किसी रिजिड स्पॉट के साथ स्ट्राइक करती है, और इसकी आपके पास एक रिफ्लेक्टेड वेव आ जाती है, और रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, दैट इज y2 इज इक्वल टू क्या होगी, उसका आपके पास a sin, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और साथ में रिफ्लेक्ट होकर आई है, तो फेज भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। वुड बी डॉक्टर्स रिमेंबर, it is very very important, whenever you are having a reflected wave, in that case the reflected wave is having the phase difference of 180 degree। याद रखना, कभी भी किसी वेव की रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी है, एक तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका साइन उल्टा कर देना है, प्लस आपने क्या करना है, 180 डिग्री का फेज लिखना है। और मींस ये आपके पास दो वेव्स हैं, और ये दो वेव्स आपके पास इंटरफेयर करती हैं और सुपर इम्पोज करती हैं। आपके पास रिजल्टेंट वेव क्या आएगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सो दिस विल बी क्या होगा, -2a sin kx cos ओमेगा t। सो इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए, ये किसकी इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, -2a sin kx cos ओमेगा t, it is an equation of a stationary wave, and here 2a sin kx क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव। और इस वेव की जो वेव फॉर्म है वो क्या होगी, इट विल बी द वेव फॉर्म लाइक दिस, ये दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ दिस स्टेशनरी वेव्स, ये वेव फॉर्म है। और इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज नोड्स। ये क्या है, आपके पास नोड्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स। नोड्स के ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, और एंटी नोड्स के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या है, इनका मैक्सिमम है। मींस नोड्स के ऊपर क्या है,
पार्टिकल्स क्या पड़े हुए हैं, रेस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं। एज इन स्टेशनरी वेव्स एट नोड्स द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट ओनली ड्यू टू दैट रीजन दीज वेव्स आर नोन एज स्टेशनरी वेव। इसी कारण इनको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। क्लियर? तो एज फोर नोड्स क्या है हमारे पास, फोर नोड्स एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास 0 है, तो इट मीन दैट 2a cos kx 2a sin kx फॉर दिस वेव्स क्या होगा, 0 होगा। तो 2a sin kx 0 मींस कि दिस इंप्लाई दैट फॉर दिस kx इज इक्वल टू 0। यहां पे kx 0 का मतलब कि दिस विल बी इक्वल टू साइन kx इज इक्वल टू 0 मींस कि kx की जो वैल्यू होगी या तो क्या होगी 0 होगी, और आपके पास kx की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी, और आपके पास so on for these values means sin kx will be equal to 0. You can say कि this sin kx should be equal to sin n pi, or here we can say kx is equal to n pi means x is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे n pi upon k is here 2 pi by lambda, तो means n lambda by 2 where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, or you can say कि nodes will be formed किन पॉइंट के पर बनेंगे 0, lambda by 2, lambda 3 lambda by 2, इन पॉइंट्स के ऊपर क्या बनेंगे nodes बनेंगे। These are the points where nodes will be formed. Now for antinodes के लिए क्या है, एंटीनोड्स के लिए एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास मैक्सिमम है, ए शुड मैक्सिमम, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब आपके पास 2a cos kx क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, 2a sin kx should be maximum means sin kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, मीन्स kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2n plus 1 पाई बाय 2 होनी चाहिए, मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n plus 1 lambda by 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे we can say एंटीनोड्स विल बी फॉर्म किन डिस्टेंसेस के ऊपर बनेंगे lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4 and so on. These are the distances जहां पे आपके पास एंटीनोड्स बनेंगे। सो 0 में पहला क्या बन रहा है नोड बन रहा है, फिर एंटीनोड, फिर नोड। तो यहां से बड़ा क्लियर है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजक्टिव नोड्स क्या आ रहा है लैम्डा बाय 2 कंजक्टिव नोड्स और एंटीनोड्स, 2 कंजक्टिव नोड्स और 2 कंजक्टिव एंटीनोड्स क्या आ रहा है लैम्डा बाय 2 आ रहा है। नोड एंड नेक्स्ट एंटीनोड में डिस्टेंस कितना आ रहा है लैम्डा बाय 4 का डिस्टेंस आ रहा है। तो ये आपके पास केस है कि जहां पे स्टेशनरी वेव बन रही है, और यहाँ पे जो स्टेशनरी वेव बन रही है वो कब बन रही है कि आपके पास इंसिडेंट वेव अपनी ही रिफ्लेक्टेड वेव के ऊपर सुपर इम्पोज बन रही है, तब आपके पास स्टेशनरी वेव बन रही है, नोड्स और एंटी नोड्स बन रहे हैं। तो इस केस में नोड्स का, इस केस में जो स्टेशनरी वेव बन रही है उसकी इक्वेशन क्या आ रही है -2a sin kx cos ओमेगा t आ रही है। यहाँ पे जो नोड्स बन रहे हैं they are forming at a distance 0, lambda by 2, lambda 3 lambda by 2 and so on। इन डिस्टेंसेस के ऊपर नोड्स बन रहे हैं, और यहाँ पे जो एंटी नोड्स बन रहे हैं they are forming at a distance of lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4 and so on। बट ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज ये जैसे क्या है ये इंसिडेंट वेव है और इस इंसिडेंट की ये क्या है रिफ्लेक्टेड वेव है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी सेम है, बट दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं। उस केस में जो सेकंड वेव होगी, सेकंड वेव में यहाँ पे हम प्लस पाई नहीं लिखेंगे, तो सेकंड जो वेव होगी वो y2 = a sin ओमेगा t प्लस kx होगी। जब ये दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो आपके पास रिजल्टेंट वेव ये बनेगी, लेकिन यहाँ पे साइन की जगह क्या होगा आपके पास cos x आएगा,
और यहाँ पे cos की जगह क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, sin ओमेगा t आ जाएगा। तो हियर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव क्या होगा, 2a cos kx होगा। हियर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी 2a cos kx। तो यहाँ पे फॉर नोड्स के लिए यहाँ पे भी वही क्या होगा, a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2a cos kx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इट मीन दैट यहाँ पे जो kx की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आ जाएगी। तो इट मीन दैट आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे वो क्या होगी, here x will be equal to 2n plus 1 lambda by 4 आ जाएगा। इस केस में जो x आ जाएगा that will be 2n plus 1 lambda by 4 means पहला जो क्या बनेगा आपके पास that becomes नोड कितने डिस्टेंस के ऊपर बनेगा, lambda by 4, दूसरा 3 lambda by 4 and so on। और फॉर एंटी नोड्स आपके पास 2a cos kx क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मींस cos kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। तो मींस kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n पाई होनी चाहिए। इट मींस दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे n लैम्डा बाय 2 आ जाएगी। दिस विल बी n लैम्डा बाय 2 मींस अब ये आपके पास कंडीशन क्या होगी, दिस इज फॉर नोड्स के लिए हो जाएगी, और ये जो कंडीशन है आपके पास किसके लिए होगी, एंटी नोड्स होगी। मींस यहाँ पे अब जो पहला जहाँ पे इस केस में क्या है, पिछले वाले केस में फर्स्ट क्या बन रहा था आपके पास, फर्स्ट इज फॉर्मिंग नोड और फिर क्या बन रहा था, एंटी नोड। लेकिन अब क्या होगा, पहला जो आपके पास अब जो स्टेशनरी वेव बनेगी उसकी जो वेव फॉर्म होगी इट विल बी लाइक दिस, कि मींस पहले आपके पास क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, और फिर आपके पास क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। तो मींस here antinodes are formed at 0 lambda by 2 lambda 3 lambda by 2 and nodes are forming lambda by 4 3 lambda means conditions क्या हो रही हैं, interchange हो रही हैं when two waves are superimposing which are traveling in the opposite direction having same amplitude same frequency same velocity, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, बहुत अच्छा सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। व्हाट इज द क्वेश्चन, कि आपके पास दिस इक्वेशन इज गिवन, व्हाट इज द इक्वेशन, y इज इक्वल टू -4 sin pi x बाय sin pi x बाय 15 into cos 96 pi t। दिस इज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज गिवन। पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, इसमें ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द, ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, तो यू विल से इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव, इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव। क्लियर। अब एक यहाँ पे sin x का फंक्शन है, cos t का फंक्शन है, तो इट इज वेरी क्लियर दैट दिस स्टेशनरी वेव इज फॉर्म व्हेन टू वेव्स आर, व्हेन a wave is superimposed on its reflected wave। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हो कि जब इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करती है उस केस में साइन x का फंक्शन होगा, cos t का फंक्शन होगा। लेकिन जब दो इंडिपेंडेंट वेव सुपर इम्पोज करेंगी विच आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वहां पे cos x का फंक्शन होगा और sin t का फंक्शन होगा। तो इसमें इट इज आस्क्ड कि पहले तो ये पूछा है ये जो वेव, जिस वेव की इक्वेशन है उस वेव का क्या नाम है, दैट इज ए स्टेशनरी वेव। फिर आपके पास पूछा जा सकता है कि ये किन दो वेव्स के कारण, जो दो वेव्स के कारण ये स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं उसकी इंडिविजुअल इक्वेशंस क्या होंगी, व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ द इंडिविजुअल वेव विद व्हिच दिस स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। तो पहली जो इक्वेशन होगी y1 इज इक्वल टू, ये क्या है, 2a है, तो 2a मींस 4 है, तो a क्या होगा, 2 होगा, 2 sin, अब ओमेगा टी क्या है, ये क्या है, sin kx cos ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या है 96 पाई टी, ओमेगा टी माइनस kx पाई x बाय 15। क्लियर। दिस इज द वन वेव।
अनदर वेव क्या होगी y2, उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा 2 ही होगा, साइन ही होगा यहाँ पे 96 पाई टी ही होगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे माइनस की जगह क्या आएगा प्लस आएगा, तो आपके पास प्लस क्या आ जाएगा पाई x बाई 15 आएगा, प्लस पाई भी यहाँ पे लिखेंगे। तो वी कैन राइट दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स विद व्हिच दिस स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंसेस वेयर नोड्स आर फॉर्म। अब आपके पास आपको बताया है कि यहाँ पे नोड्स कहाँ पे बनते हैं। इन दिस केस नोड्स आर फॉर्म कहाँ पे 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। दीज आर द डिस्टेंसेस वेयर नोड्स विल बी फॉर्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये क्या है पाई x बाई 15 क्या है की है पाई बाई 15 इज इक्वल टू के क्या है आपके पास 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या है पाई बाई 15, पाई विल बी कैंसल आउट। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, इफ हियर यूनिट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, सो लैम्डा क्या आ जाएगा आपके पास दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो मींस नोड्स विल बी फॉर्म्ड एट 0 15 centimeter, then 30 centimeter, then you will say कि 45 centimeter. These are the distances where nodes will be formed. अब इसके बाद पूछा जा सकता है where antinodes, calculate the distances where antinodes are formed. Antinodes मैंने अभी पीछे क्या बताया है, इस केस में कहाँ पे बनते हैं। Antinodes are formed कहाँ पे lambda by 4 3 लैम्डा बाय 4 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। लैम्डा कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो पहला एंटीनोड कहां पे बनेगा 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा एंटीनोड कहां पे बनेगा 22.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। दीज आर द डिस्टेंसेस वेयर नोड्स एंड एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड। तो ये आपके पास इस केस में पूछा जा सकता है। आपके पास स्टेशनरी वेव की इक्वेशन दी हुई थी और ये पूछा गया था कि आपके पास किन इंडिविजुअल वेव्स के साथ ये स्टेशनरी वेव बनी है, उनकी इक्वेशन लिख दी हमने। फिर ये पूछा गया है इसमें कि आपके पास के वो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो जहां पे नोड्स बनेंगे। वो हमने क्या किया लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा 30 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमें पता है किन डिस्टेंसेस के ऊपर नोड्स बन रहे हैं, दैट इज 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा सो ऑन है। फिर इट इज आस्क्ड कि किन डिस्टेंसेस के ऊपर एंटी नोड्स बन रहे हैं। वो हमें पता है कि आपके पास लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4 दीज आर द डिस्टेंसेस वेयर जहां पे आपके पास एंटी नोड्स बन रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास 3-4 इसके ऊपर ये ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर। सो वुड बी डॉक्टर्स ऑल द बेस्ट जो आज आप टेस्ट दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। जैसे पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस क्या हैं इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र की कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो वुड बी डॉक्टर्स आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है। कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।